आइए आज हम लोग फिर से देखते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 3 यानी कि पृथ्वी की गतियां, है ना। वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की गतियां हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति जो है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। जैसा हम लोग भी जानते हैं कि पृथ्वी जो होती है अपने एक्सिस पर जो है वो रोटेशन करती है, यानी कि क्या करती है, घूर्णन करती है। और उसके बाद में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन करती है। यानी कि पृथ्वी की जो गति हो गई वो गति कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की हो गई। और वो गति कौन कौन सी हो गई, एक तो अपने एक्सिस पे यानी अक्ष पे, जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि ग्लोब है, ग्लोब के नीचे जो नुकीला सुई के बराबर जो देख रहे हैं वो क्या करती है, वो अपने अक्ष पे रोटेट करती है। वो अपने अक्ष पे क्या करती है, रोटेट करती है, एकदम ऐसे रोटेट करती है। और दूसरा क्या हुआ कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाया, घूर्णन काल कहलाता है, यानी घूर्णन कहलाता है। इसको कहते हैं दैनिक गति भी कहते हैं कि डे टू डे जो है ये घूमती है अपने अक्ष पे। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसको दैनिक भी कह सकते हैं कि दैनिक गति भी इसको मान सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। यानी मैंने बता दिया कि अगर अक्ष पे घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसका मतलब है कि वो घूर्णन हो गया। और अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो परिक्रमण काल हो गया। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, जैसे पिछली क्लासेस में भी हमने बताया था कि पृथ्वी का जो अक्ष जो निर्धारित किया गया, वो अक्ष किस लिए निर्धारित किया गया, वो जस्ट लाइक इमेजिनरी लाइन है। वो एक समझाने के लिए है कि वो अपने अक्ष पे भी रोटेट करती है और सूर्य के चारों की तरफ रोटेट करती है। लेकिन जो अक्ष पे जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, जस्ट लाइक वो इमेजिनरी लाइन, वो कौन सा लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे है। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि पृथ्वी जो है हमारा इस तरह से 23.5 डिग्री झुका हुआ, कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ। अब 23.5 डिग्री कैसे, मान लीजिए कि ये तो हमारा पैरेलल लाइन हो गया, विषुवत रेखा, और यहाँ से और ऊपर ऐसे मिलाएंगे तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री का हमारा कोण हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये कितना है, 23.5 डिग्री, ये हमारा कितना है, 23.5 डिग्री। यानी कि इस सीधे से देखेंगे कि ये जो पृथ्वी जो झुकी हुई है ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 में से अगर 23.5 डिग्री घटा लेंगे तो ये हमारा 66.5 डिग्री हो जाएगा। यानी वही इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 23.5 डिग्री हो गया, किसके कारण ऐसे हो गया, जो पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी 90 डिग्री ये हो गया हमारा, टोटल 90 डिग्री हो गया। और पृथ्वी के झुकने के कारण ये कोण मेरा कितना हो गया, 23.5 डिग्री। तो अब 90 में से 23.5 डिग्री इसको हम लोग घटाते हैं तो ये बच कितना जाएगा, मेरा 66.5 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 66.5 डिग्री क्या है, कक्षीय समतल, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है वह समतल कक्षीय सतह से, जो ये देख रहे थे दोस्तों, यह जो है यानी कक्षीय, इस कक्ष, ये तो कक्ष हो गया, ये कक्षीय सतह हो गया। इस कक्षीय सतह से ये कितना डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह कक्षीय समतल कहलाता है। आप इसको ट्रिक से भी देख सकते हैं कि वह समतल, जैसे कि अभी आपने देखा कि यह क्या था, यह तो एक तरह से कक्ष हो गया और ये समतल हो गया, कि वह कक्ष के द्वारा बनाया है, क्या है, यह समतल हो गया और यह कक्ष के द्वारा बनाया हुआ हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कक्षीय समतल कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है अमूमन, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, जो कि यह पृथ्वी जो अपना प्रकाश ग्रह है, इसके पास ना अपना प्रकाश है ना उष्मा है, तो ये कहाँ से प्रकाश प्राप्त करती है, यानी तारा से, जिसके पास प्रकाश है और उष्मा है। चूँकि पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, सूर्य है, इसलिए पृथ्वी जो है अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी कहा था कि पृथ्वी का आकार किस तरह का, गोले के आकार है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूरज की रोशनी पड़ती है। अब मान लीजिए कि ये गोला है, यहाँ हमारा सन है,
ठीक है। तो जब भी पड़ेगा तो पृथ्वी के सिर्फ फ्रंट भाग में ही पड़ेगा, प्रकाश होगा, और इसका पीछे का क्या होगा, पीछे का जो भाग होगा वो क्या होगा, पीछे का भाग अंधकारमय होगा। फिर जब ये रोटेट, पृथ्वी जब रोटेट करेगी तो यहाँ पे फिर प्रकाश हो जाएगा, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा और फ्रंट वाला बैक पे आ जाएगा। तो हमेशा क्या होती है, इसके आधे भाग पे प्रकाश होती है, ठीक है। जैसा कि कह रहा है कि चित्र 3.2 में, 3.2 हमारा देख लीजिए, 3.2 में यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे सन है, यहाँ पे देख सकते हैं सन है। जब भी होगा तो ये फ्रंट भाग में ही आपको उजाला रहेगा, दिन रहेगा। वैसे ही जब रोटेट करके जो है ये आएगी तो फिर ये बैक वाला भाग उजाला हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब देख सकते हैं आगे, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जहाँ अमूमन सी बात है कि सूर्य जिस ओर रहेगा उस ओर का पृथ्वी का भाग क्या होगा, वो उजाला होगा, दिन होगा। जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ रात होगा। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ग्लोब पे मान लीजिए हमारा जो ये ग्लोब हो गया, अगर ये ग्लोब पर जो दिन रात अगर विभाजित कर रहा है तो उसको हम लोग कौन सा वृत्त कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वृत्त। उसको हम लोग कौन सा वृत्त कहेंगे, प्रदीप्त वृत्त कहेंगे। देख सकते हैं ना कि जो दिन रात को विभाजित, इसको ट्रिक से भी याद करेंगे, प्रदीप्त वृत्त। जो दिन रात को विभाजित कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यह वृत्त जो है किसके, अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में जो है, 3.2 मेरा यहाँ पे है, आप देख रहे हैं कि यह जो है अपने अक्ष के साथ जो है, अक्ष के साथ जो है क्या है, अक्ष के साथ जो है यहाँ पे अक्ष मान लीजिए मेरा है तो ये अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप 3.2 में देख रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी जैसे मैंने ये बताया था कि ये ग्लोब है, ये 23.5 डिग्री पर ये ग्लोब है, ये मान लीजिए इसका एक्सिस है। तो ये अपने एक्सिस पे जब ये रोटेट होता होगा, स्वतः खुद के एक्सिस पे जब रोटेट होता होगा तो ये कितना समय लगता है एक दिन में जो है चक्कर करने में, ये चक्कर एक बार चक्कर काटने में, तो ये 24 घंटे का समय लेता है। कितना समय लेता है, 24 घंटा। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। कहने का मतलब है जब वो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है उसको घूर्णन काल भी कहते हैं, ठीक है, और दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं, उसको याद करेंगे, उसको घूर्णन और दैनिक दोनों कहते हैं। घूर्णन काल भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं। तो दैनिक गति के ट्रिक से आप याद रखेंगे, 2 से दैनिक हो गया, ठीक है, 2 से हमारा अगर दैनिक हो जा रहा है तो उसी तरह दैनिक गति यानी घूर्णन गति के कारण हमारा दिन रात होता है। दिन रात कैसे होता है, दिन रात कैसे होता है, दैनिक गति या घूर्णन गति, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए इससे 2 से दैनिक और 2 से दिन रात याद रखेंगे, और दैनिक गति जो है घूर्णन काल को ही कहते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि घूर्णन काल के कारण यानी दैनिक गति के कारण ही हमारा दिन रात होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ, जैसे पिछली क्लासेज में मैंने बताया था कि खगोल शास्त्री, जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला शास्त्री जी होते हैं उसको हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। तब प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हमारे कौन थे, आर्यभट्ट। कौन थे, आर्यभट्ट। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है, और यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अपने किस पे घूर्णन करती है, अक्ष पे घूर्णन करती है। यानी कि हमारे जो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री आर्यभट्ट महोदय थे, आर्यभट्ट साहब थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल भी है और अपने अक्ष पे क्या करती है, घूर्णन करती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या है भैया, पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगा तो दिन रात
हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि घूर्णन के कारण, जैसे मैंने बताया कि घूर्णन काल यानी कि उसकी दैनिक गति है, डे टू डे लाइफ का जो है उसका गति है, जिसके कारण वो दिन रात ही नहीं हो जाएगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन ही होगा। क्या होगा? सूर्य के तरफ, मान लीजिए कि सूर्य जिस तरफ रहेगा उधर दिन रहेगा, और जिधर सूर्य नहीं रहेगा उधर क्या रहेगा? हमेशा जो है रात की रहेगी, यानी अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। यानी जिधर दिन है उधर गर्मी रहेगा, और जिधर रात है उधर अंधेरा रहेगा, यानी क्या रहेगा? ठंडा ही रहेगा। इस तरह की अव्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति, पहली गति तो घूर्णन गति यानी दैनिक गति भी हम लोग पढ़ लिए। अब पृथ्वी का दूसरा कौन सा गति है? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मैंने बताया कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूम रही है तो वो घूर्णन गति हो गया, लेकिन पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365.1/4 दिन, यानी कहने का मतलब है कि 365 दिन और लगभग 6 घंटा। कितना घंटा होता है? 6 घंटा, यानी कि 365 दिन और 6 घंटा। तो इस 6 घंटा को दोस्तों, ये 6 घंटा को हम लोग छोड़ के चलते हैं और एक साल में हम लोग 365 दिन को ही काउंट करते हैं। तो ये 6 घंटा को अगर 3 बार मिला देते हैं तो 6×18 घंटा हो जाएगा, और अगला चौथा साल में ये 24 घंटा हो जाएगा। यानी अगर 24 घंटा हो गया तो कुल हमारा कितना दिन हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा, जो लीप ईयर्स में हमारा क्या हो जाता है? एक दिन जुट जाता है फरवरी माह में। और ये 365 जो हमारा नॉर्मल ईयर है उसमें एक दिन जुटने के बाद ये कितना हो जाता है? 366 दिन हमारा लीप ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, देखो, प्रत्येक 4 साल में। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमको लीप ईयर्स देखना है तो हम किसी भी साल में, अगर हम जैसे मान लीजिए कि 2000 हमारा सन 2000 है, ठीक है, 2000 में 4 से भाग देंगे, अगर पूरी तरह से कट गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर्स हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 2002 में 4 से भाग देते हैं, अगर यह नहीं कहता, यानी कि हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, साधारण वर्ष हो गया, ठीक है ना, ये लीप ईयर्स हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से ये देख सकते हैं, ये पिक्चर डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो हमने अभी बताया 6 घंटे मिलकर एक दिन, यानी कि 24 घंटा बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन के को फरवरी महीने में जोड़ाता है, यानी कि एक दिन जो जोड़ा जाता है हम लोग कब जोड़ते हैं? फरवरी माह में जोड़ते हैं। यानी कि फरवरी माह जो हमारा नॉर्मल ईयर में है, नॉर्मल ईयर में जो उस मंथ में जो दिन होते हैं वो 28 दिन का होता है, लेकिन चूंकि 6-6 घंटा जब बढ़ते हैं, 6-6 घंटा, तो वो 4 साल बाद एक दिन में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो एक दिन हमारे फरवरी माह में जुटकर 28 के जगह पे कितने दिनों का होता है? 29 दिनों का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर्स कहता है। जैसे मैंने अभी बताया, पता लगाइए कि अगला लीप ईयर्स कब होगा, वो मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दिया कि किसी भी साल में ये हम लोग ईयर लिख देते हैं। किसी भी ईयर में अगर हम लोग 4 से भाग दे दे, अगर वो पूर्णतः कट गया तो इसका मतलब है वो मेरा लीप ईयर हो गया। अगर कट नहीं रहा इसका मतलब है कि वो मेरा क्या हो गया? नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि पृथ्वी हमारा क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, यानी कि जो अगर सन है, अगर मान लीजिए यही सन है तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगाएगी? इस तरह से पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो कभी ऐसा समय होगा जो पृथ्वी काफ़ी दूर होगी, कभी वैसा समय होगा जो पृथ्वी काफ़ी नज़दीक होगी सन के। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई थी। हाँ बिल्कुल, जैसे दोस्तों है, अगर ये पृथ्वी 23.5 डिग्री पे ये झुकी हुई है तो एक ही दिशा में झुकी हुई है, मतलब इसी दिशा में ही झुकी है। यानी कि इस दिशा में, मान लीजिए पूरब दिशा में ही झुकी हुई है, ये पश्चिम दिशा में, इस साइड तो झुकी हुई नहीं है, तो एक ही दिशा में झुकी है। यानी कि जब भी ये रोटेट करेगी, घूर्णन करेगी, दैनिक गति करेगी, तो इसी तरह झुकाव के साथ ही रोटेट करेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि इस साइड जा रही है, अगर इधर साइड से जा रही है तो ये इस साइड झुकी हुई रहेगी। ये जिस साइड झुकी हुई है उसी साइड से झुकते हुए अपने अक्ष पे रोटेट करेगी और उसी के साथ सूर्य का परिक्रमण करेगी। ठीक है,
सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है। कि हम लोग जानते हैं कि 4 ऋतु में बांटा गया है, 4 सीजन्स में बांटा गया है, जिसमें गर्मी, सर्दी, जाड़ा और वर्षा हम लोग बोलते हैं, वसंत और शरद होते हैं। ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ पे देखने की चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिन और रात, हमारा जैसे पृथ्वी की 2 गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इन दोनों गति से 2 चीज़ें हमारे पृथ्वी पे घटती है। तो एक दिन रात हो गया पहली गति से। तो पहली गति मेरा क्या था? घूर्णन गति। पहली गति मेरा क्या था? घूर्णन गति, जिसको मैंने बताया था दोस्तों कि इसको दैनिक गति भी कहते हैं। और मैंने इसको ट्रिक भी आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था। द से दैनिक, द से दिन रात, यानी कि दिन रात होती है किसके कारण? घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण होता है। यह पृथ्वी की एक गति मैंने बता दिया। अब पृथ्वी की दूसरी गति भी मैंने आपको याद दिलाया दोस्तों कि घूर्णन गति के अलावा भी होते हैं परिक्रमण काल, परिक्रमण गति। तो सेकेंड कौन सा हो गया? परिक्रमण। क्या हो जाता है हमारा? परिक्रमण, यानी कि ये दूसरा हो गया। तो हम लोग जब अपना दिनचर्या जो शुरू करते हैं तो उसमें एक दिन रात आता है, ये अमूमन डे टू डे आता है, प्रतिदिन आता है। उसके बाद में क्या होता है? ऋतु परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं ऋतु? जैसे हम लोग अभी ठंडे के सीजन में हैं, फिर इसके बाद गर्मी के सीजन में आएंगे, फिर वसंत के सीजन में आएंगे, ठीक है ना, फिर सर्दी के सीजन में आएंगे। तो अब जो बच जा रहा है हमारा दूसरा गति, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति में क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये कभी आज जैसे गर्मी है, फिर सर्दी आएंगे, फिर वसंत आएंगे, फिर शरद आएंगे। यानी कि आप देख लिए मैंने पृथ्वी की 2 गति बताएं और दोनों गति से हमारे लाइफ में होने वाले दोनों घटनाओं को मैंने कनेक्ट कर दिया। यानी घूर्णन और दैनिक गति के कारण दिन रात जो हम लोग देखते हैं, अब परिक्रमण के कारण जो हम लोग को चारों मास जो है, जो क्वार्टरली यानी कि 3-3 महीने का जो होता है वो परिवर्तित होते हैं। ठीक है। मुझे लगता है बड़े सरल और सहज तरीके से मैंने इसे समझाया और काफ़ी अच्छे ढंग से आपको याद भी हो गएंगे और ये लंबे समय तक आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चित्र 3.3 में जैसे मैंने ऊपर बताया भी और समझाया भी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है तो इस दिन जो है ये सूर्य की तरफ झुका होता है। किधर झुका होता है? मान लीजिए कि अगर सूर्य जो है ये मेरा विषुवत रेखा का, सूर्य जाते जाते अगर यहाँ पे आ गया तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका था। अमूमन एक चीज़ बताइए मित्रों कि अगर हम लोग किसी के प्रति झुके हुए हैं, इसका मतलब है कि उसके काफ़ी नज़दीक है। उसका मतलब है क्या है? कि उसके हम लोग काफ़ी नज़दीक है। जिसके नज़दीक रहेंगे तो उसका एहसास भी ज़्यादा होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब ऊपर, ये 21 जून को ऊपर, ऊपर मतलब उत्तरी गोलार्ध है और नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 जून को जो है, अमूमन हम लोग देखते हैं ना कि जून जुलाई में काफ़ी गर्मी रहती है, तो इस तिथि को याद रखेंगे। 21 जून को यानी ऊपर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ था। 21 जून को जो हमारा ऊपर उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है। अमूमन जो है सूर्य की तरफ अगर झुकता है तो अगर सूर्य में सट रहा है, सूर्य के पास जा रहा है तो गर्मी ज़्यादा होगी। तो इस कारण से क्या है कि उसमें गर्मी भी ज़्यादा होगी और उसमें क्या होगा कि दिन भी बढ़ जाएगा। दिन जो है, दिन की अवधि क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा देर तक सूर्य के पास रहेंगे तो दिन ही ना रहेगा, रात का संभावना, रात तो बहुत कम हो जाएगी। तो इससे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे जो है जाते हैं, और कब जाते हैं? तो हम लोग 21 जून को, जून में भी देखते होंगे दोस्तों कि जून में बड़ी गर्मी पड़ती है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है 21 जून को सूर्य के एकदम पास में आ जाता है, यानी कि सूर्य की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ये आप छोड़ दीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल में आएंगे तो फिर फंस जाएंगे। मैं जो बता रहा हूँ आप उसको बड़े इत्मीनान से चले। इसके कारण परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक पड़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? सूर्य की तरफ वो झुक जाता है। झुकाव होने के कारण वहाँ जो है गर्मी ज़्यादा हो जाती है, दिन भी बढ़ जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, दिन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा।
यानी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकता है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्या होगा, गर्मी ज़्यादा हो गया, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है दिन भी बड़ा हो जाएगा। अमूमन बात है मित्रों कि अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी। अगर दिन 12 घंटा से बढ़ के अगर 15 घंटा हो गया तो रात कितनी घंटे हो जाएगी, 9 घंटा हो जाएगा। ये समझाने के व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो चीज़ हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, आप ये डेट याद रखेंगे, जो हमारा 21 जून है, इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य जो है एकदम झुका हुआ होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये एक गर्मी हो गया, और गर्मी होने के सूर्य से सटा हुआ है तो गर्मी हो गया, दिन भी हो जाएगा और रात छोटी हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, रात छोटी भी हो जाएंगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में ये सिचुएशन है तो सोच लेते हैं कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो सिर्फ आप इसको याद करें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी सबसे अधिक होती है, सूर्य के झुकाव होने के कारण, यानी सटने के कारण, जब उसके पास में होने के कारण, यानी कि झुकाव होगा, सटेगा तो दिन ज़्यादा होगा, रात कम हो जाएगा। ठीक है, इसी के अपोजिट 21 जून को नीचे जो हम लोग हैं, यानी ये हमारा जो अगर पृथ्वी है, नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध, तो इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी 21 जून को वहाँ क्या होगा, ठंडी होगा। जो हम लोग के यहाँ उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं वहाँ ठंडी होगी, गर्मी के उल्टा हो गया ठंडी। और वहाँ दिन रात क्या होगा, वहाँ भी दिन रात में चेंजेज आएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये देखते हैं ध्रुव के पास क्षेत्रों में ऊष्मा कम रहेगी, यानी कि सिंपल सी बात है कि ध्रुव सबसे ऊपर है। अगर ये जो हम बना दे रहे हैं ध्रुव सबसे ऊपर है, अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जो है 66.5 डिग्री अगर इसमें सट जाता है तो ध्रुव के पास क्या आ गई, ऊष्मा। ध्रुव तो अमूमन ऐसे भी जो है काफ़ी वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ये मैंने पिछली क्लासेस में ये बताया था कि ध्रुव पे जो है, यहाँ जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ जैसे टॉर्च भी बार के मैंने देखा था कि विषुवत रेखा पे अगर हम यहाँ पे टॉर्च मारते हैं मित्रों, तो टॉर्च मारेंगे तो किसी भी चीज़ पे जो अगर हम टॉर्च मार रहे हैं तो उसका क्या होगा, उसका लाइट एक जगह काफ़ी डार्क रहेगा। बट यहाँ पे जो एक ही जगह कांस्टेंट रहेगा, एक ही जगह। बट यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाते हैं, ये जो हम लोग टॉर्च मारते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि टॉर्च तिरछी हो जाती है, जिसके कारण जो है प्रकाश का छितराव काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी की संभावना बिल्कुल ही नहीं हो सके। और वहीं अमूमन हमारा विषुवत रेखा पे जैसे ही सूर्य आती है वो ये टॉर्च मारती है और पूरी सीधी रहती है, जिसके कारण ऊष्मा जो है यानी गर्मी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव मैंने जैसे अभी बताया कि ऊपर वाला जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव के बाद जो भी रेखा है उसके बाद जो भी है वो क्या होता है, 6 महीना का, यानी हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर जो है 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक क्या होता है, लगातार दिन रहता है। आप इसको बड़े इत्मीनान से जो है याद कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए इसको विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों, हम सब बता चुका हूं दोस्तों कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को ये बिल्कुल याद रखेंगे, उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। क्योंकि उत्तर में है तो उत्तर हो गया, अयनांत याद रखेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर अयनांत करेंगे। यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है। गर्मी रहेगी तो दिन भी लंबा रहेगा, यानी कि रात छोटी हो जाएगी, और इस क्रिया को उत्तर अयनांत बोलेंगे। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की ओर झुके होने के कारण अब हम लोग आ जाते हैं दक्षिणी ध्रुव। कहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव में आ जाते हैं। तो 22 दिसंबर को, 21 जून के बारे में टोटल मैंने उत्तरी ध्रुव के बारे में समझा दिया है काफ़ी सरल तरीके से। अब हम लोग 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, अब देख सकते हैं ये ऊपर मेरा अगर उत्तरी ध्रुव है तो नीचे मेरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव अगर 21 जून था दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव मेरा कौन सा है, 22, यानी एक दिन पहले जो है, एक दिन बाद में। ये डेट में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अगर ऊपर वाला का अगर
कोई भी ऊपर कब रहता है, 21 नंबर है तो वो ऊपर ही रहेगा, अब 22 नंबर है तो क्या रहेगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह 21 नंबर वाला ऊपर और 22 नंबर वाला नीचे है, यानी 21 जून को हमारा उत्तरी गोलार्ध में जो भी प्रक्रिया हमने समझाया वो होती है, और 22 दिसंबर में हम लोग आ जाते हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूरज की ओर झुके होने के कारण, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि नीचे 22 दिसंबर है यानी दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ सूरज के झुके होने के कारण कौन सी रेखा है, वहाँ मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। ये हमारा हो गया 0 डिग्री विषुवत, इससे ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री कर्क, और यहाँ 23.5 डिग्री मकर, यानी कि सूरज की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही है, कहाँ पे पड़ रही है, मकर रेखा पे सीधी पड़ रही है। ठीक है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। अब सिंपल सी बात है, ये हमारा अगर ग्लोब है, दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा पर अगर यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सीधी पड़े तो अमूमन इस एरिया में भी जो है सूरज का प्रकाश होगा, क्योंकि सूरज जो है नॉर्थ जब कहाँ आ गया, साउथ में आ गया है, तो अमूमन जो है अगर मकर रेखा पे 23.5 डिग्री पे सूरज आ गया है तो इस वाले क्षेत्र में भी क्या है, प्रकाश रहेगी। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूरज आती है, यानी सूरज का झुकाव क्या आता है, दक्षिणी ध्रुव की हो जाता है, यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि वो नीचे मकर रेखा पे आ गई, जहाँ वो एकदम लंबवत वहाँ पे पड़ रही, यानी मकर रेखा पे उस समय काफ़ी गर्मी होगी, और उसका बहुत सारा जो तिरछा जाते हुए भाग प्रकाश जो है कहाँ है, पूरे दक्षिणी भाग में रहेगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अमूमन सी बात है कि सूरज कहाँ आ गया, अब दक्षिणी गोलार्ध में हो गया तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा तो रात छोटी होगी। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, जस्ट मैंने उत्तरी गोलार्ध के बारे में भी समझाया, सेम टू सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी वही। तो उत्तरी गोलार्ध में है कि ऊपर कर्क रेखा पे जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में तिरछी पड़ती है, सूरज का झुकाव उसके तरफ होता है, इसलिए 21 जून को गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ेगी तो दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। उसी के अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, वो तिथि याद रखेंगे 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर में है तो उस तिथि को जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चीज़ें होंगी उसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में होंगी। अगर उत्तरी गोलार्ध में जो चीज़ें हो रही हैं तो उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। वही चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है मित्रों। तो ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, दक्षिण। चूंकि ये जो अवस्था घटित हो रही है, कहाँ घटित हो रही है, दक्षिण दिशा में घटित हो रही है, दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसलिए इसको दक्षिण अयनांत, एक यही वर्ड है जो आपको याद करने की चीज़ है। तो अयनांत याद कर लें, उत्तर में घट रहा है तो उत्तर अयनांत, दक्षिण में घट रहा है तो दक्षिण अयनांत कहता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया था? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी हमने बताया, अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ समझा है तो दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ही आ रहा है 22 दिसंबर को, तो दक्षिण गोलार्ध में क्या, और यहाँ गर्मी पड़ने लग रही है। लेकिन जब क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं तो कब मनाते हैं, ये ठंडी के मौसम में बनाते हैं। तो इसके ठीक विपरीत अगर हम लोग 25 दिसंबर को मना रहे हैं, इसका मतलब है कि 25 दिसंबर हमारा भारत में क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग ठंडा में मना रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर को मनाते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंडा है तो अमूमन जाहिर सी बात है कि यहाँ गर्मी होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में जब भी मनाएंगे तो हम लोग कब मनाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में। ऑस्ट्रेलिया कहने का मतलब है कि एक देश का नाम बताता है, यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिणी ध्रुव में जितने भी देश हैं वो सब अपोजिट होंगे किसके, उत्तरी ध्रुव के। अगर दक्षिणी ध्रुव में जो चीज़ें हो रही है वो सब अपोजिट होंगे किसके, उत्तरी ध्रुव के अपोजिट होंगे। तो अगर हम लोग ठंडी में मना रहे हैं क्रिसमस डे, तो वहाँ दक्षिणी ध्रुव के जितने भी देश हैं वहाँ कब मनाए जाएंगे, गर्मी में मनाए जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर, अब ये तिथि याद रखेंगे, दो तिथि है, एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर, कभी कभी 22 सितंबर भी कहता है दोस्तों। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, चूँकि एनसीईआरटी की बुक है इसलिए आप बिल्कुल इसी को ही याद करेंगे कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसे दिन और
मंथ हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर रेखा पर सीधी पड़ती है। अब यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा अगर पृथ्वी है और ये मेरा विषुवत वृत्त है, तो यहाँ दो तिथि है, एक 21 मार्च है दोस्तों और मेरा 23 सितंबर। यही दो तिथि एक ऐसा है जो क्या कह रहा है, विषुवत वृत्त पे यानी इस वृत्त पे एकदम ही दोनों टॉर्च मारता है। अब ये पहले तो एक आदमी टॉर्च मारता था, अब दो आदमी जो है, क्योंकि जब सूर्य जो जब उत्तर की तरफ जाएगी तो एक बार रिटर्न फिर यहाँ आएगी, एक बार दक्षिण की तरफ जब जाएगी तो फिर रिटर्न आएगी। यानी सूर्य जाती है उत्तर की तरफ तो रिटर्न आती है विषुवत रेखा पे, फिर जब सूर्य जाती है दक्षिण की तरफ तो रिटर्न आती है विषुवत रेखा पे। यानी रिटर्न भैया जब भी जाएगा उत्तर की ओर जाएगा तो एक बार रिटर्न आके विषुवत रेखा पे यहाँ पे आ जाएगा, फिर जब दक्षिण की ओर जाएगा तो रिटर्न कहाँ आएगा भाई, यहाँ विषुवत वृत्त पे आएगा। तो वही कहने का मतलब है कि ये रिटर्न कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो किस तिथि को आ रही है, तो ये तिथि आप याद कर लेंगे, 21 मार्च को आ रही है और 23 सितंबर को आ रही है। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। इस अवस्था में कैसे, चूंकि वो तो विषुवत रेखा में आ गई, सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि 21 जून यानी उत्तरी ध्रुव पे जाते हैं तो वहाँ पे दिन बड़ी हो जाती है और रात छोटी हो जाती है। ये हो गया उत्तरी ध्रुव का बात। इसके अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव इसी तिथि को। उसी तरह जब हम लोग दक्षिणी ध्रुव में जब सूर्य जाता है यानी 22 दिसंबर को, तो उस दिन क्या होती है, तो 22 दिसंबर को वहाँ दिन बड़ी हो जाएगी और रात छोटी हो जाएगी। तो इसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और एक तिथि ऐसा, ये तो हम लोग देख लिए कि किसी दिन बड़ा है रात छोटी है। अब एक दो तिथि ऐसे हैं जहाँ दिन भी 12 घंटे का है और रात भी 12 घंटे का है। तो वो तिथि कौन सा है, तो वो तिथि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ग्लोब के नक्शा पे भी मैंने समझा। ये 21 मार्च, यही दोनों दिन है जब सूर्य उत्तर की तरफ जाकर रिटर्न आते हैं विषुवत वृत्त पे, दक्षिण की तरफ जाकर रिटर्न आते हैं दक्षिणी वृत्त पे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। कैसे झुका जाएगा, चूंकि ये विषुवत रेखा पे सीधी पड़ रही है, इसलिए पृथ्वी दिन और रात बराबर होती है। इस तिथि को दिन और रात क्या होती है, 12 घंटा का अगर दिन हो रहा है तो 12 घंटा का, यानी 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होता होगा और 23 सितंबर को भी दिन और रात बराबर। ये दोनों तिथि जो है 12-12 घंटे का होता होगा। इसे विषुव कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इसे विषुव कहता है। दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी इत्मीनान से और सरल तरीके से ये आपके दिमाग में घुस गया होगा, जो बिल्कुल निकलने की चीज़ नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। इसके विपरीत भी हो सकता है। अगर उत्तरी गोलार्ध में जो चीज़ें होंगी दक्षिणी गोलार्ध में उसके विपरीत होंगी, अगर दक्षिणी गोलार्ध में जो चीज़ें होंगी उसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होंगी। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रहा है, शरद पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के मैंने शुरू में ही बताया कि 2 गति हैं, घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन के कारण क्या मैंने बताया था, घूर्णन के साथ एक और चीज़ मैंने जोड़ दिया था ट्रिक के लिए कि दैनिक गति। घूर्णन मतलब 3 वर्ड से ये भी है, घूर्णन वो है दैनिक। ये दोनों शब्द जो हैं एक ही हैं, इसलिए द से दैनिक, द से दिन रात। एक गति के कारण एक चीज़ दिन रात हो गया, दूसरा गति हो गया परिक्रमण। तो परिक्रमण के कारण बच गया हमारा ऋतु। पूरे जीवन काल में यही 2 चीज़ होता है, दिन रात होता है और हमारा समय वेदर चेंज होता है, ऋतु चेंज होता है। तो 2 गति 2 नियम हमारे जीवन में। आगे हम लोग देख सकते हैं। अब ये हमारा आगे अभ्यास बिल्कुल दोस्तों आप करेंगे, और मैंने जितने सरल सहज और कॉन्सेप्टुअल विथ ट्रिक के साथ समझाया, मुझे लगता है इस अभ्यास में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाए। अगर किसी तरह का परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल मुझे मेरे इस चैनल पे कमेंट करें। ऐसे मैं कुछ आपको दिखता हूँ। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री। दोस्तों आपने अभी मैंने पढ़ाया कि पृथ्वी का झुकाव कितना होता है, 23.5 डिग्री। जो मैंने ये बनाया भी है कि ये जो है, फिर से इसको हम अच्छे से बना देता हूँ।
अगर ये मेरा पृथ्वी है, ये मेरा विषुवत है, तो पृथ्वी का झुकाव इस तरह से है, 23.5 डिग्री है। वो भी हम अगर 90 डिग्री ये खींचते हैं तो ये मेरा 23.5। लेकिन कक्षीय समतल जो बताया, मतलब ये बताया कक्ष, ये बताया समतल, ये कितना होता है कक्षीय समतल, 66.5 डिग्री हो जाता है। तो ये देख सकते हैं। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें, आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन जो अक्ष पे, परिक्रमण जो सूर्य के चारों तरफ। लीप ईयर्स क्या है, एक दिन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी जो है, जब चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाता है तो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, जो 6 घंटा पूरे के 4 वर्षों में ये क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांत के बारे में भी मैंने आपको दोस्तों बताया कि उत्तर अयनांत हम लोग किसको कहते हैं, उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे जो प्रक्रियाएं होती है उसको उत्तर। विषु क्या होता है, मैंने बताया है कि 21 मार्च और 23 सितंबर। ये सारी चीज़ें मैंने आपको काफ़ी सरल और सहज तरीके से, ये ध्रुव पे लगभग 6 महीनों का दिन क्यों होता है, तो इस हिसाब से पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति मैंने बताया, परिक्रमा, पृथ्वी की सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है, ये सारा चीज़ मैंने जो है बता दिया है दोस्तों। आप इसको बिल्कुल सरल और सहज तरीके से एक बार वीडियो को, एक बार नहीं बार बार, जब तक आपको समझ में ना इस वीडियो को देखे, मुझे नहीं लगता है कि किसी और चीज़ बुक को या किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो धन्यवाद। अगर आपको इच्छा हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।